नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो HP टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे वो सोशल स्टडीज़ से रहेंगे और उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास लास्ट टाइम HP टेट में पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है। ए सतलुज, बी चिनाब, सी गंगा, डी अमेजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब रिवर। विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो वो हमारे पास चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो वो हमारे पास चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वह किस राज्यों में स्थित है या कहाँ पर स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस कार्यकाल में बनी थी या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनी थी। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन है ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कब किया गया। तो ये इसका निर्माण 1885 में किया गया था। और उसी समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। और जो इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा है? तो वो हमारे पास 1884 से 1888 तक रहा है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हमारे पास बॉम्बे में हुआ था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बना था? तो कांग्रेस का पहला गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब बने थे। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो उसका आंसर लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 को किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे।
और इसके जो पहले जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो बम्बई में हुआ था। और पहले गैर हिंदू जो अध्यक्ष बने थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष हमारे पास सैयद बदरुद्दीन तैयब बने थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। यदि अभी भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है उसको पहली बार कब गाया गया। ए 1896, बी 1905, सी 1930, डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1896। तो 1896 को जो हमारे पास राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है उसको पहली बार 1896 में गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया था, तो ये हमारे पास 1875 ईस्वी को लिखा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वंदे मातरम है वो किसने लिखा है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और कब लिखा था, 1875 ईस्वी को ये लिखा गया था। और इसको पहली बार कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। जो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वॉइस रॉय थे। क्या थे ये, भारत के अंतिम वॉइस रॉय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन में और सी राजगोपालाचारी में। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत के अंतिम वायसरॉय थे और स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे। भारत के पहले वायसरॉय कौन थे, तो वो थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था, भारत का पहला वायसरॉय कौन था, और ब्रिटिश भारत का पहला हमारे पास जनरल गवर्नर कौन थे। यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ए 2006 में, बी 2005 में, सी 1998 में, डी 2011 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन ए 2006 में। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो वो 2006 में लागू किया गया। लेकिन घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो 2005 में पारित किया गया है। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो 2005 में पारित किया गया। लेकिन उसको लागू कब किया गया, तो उसको लागू हमारे पास 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चाणक्य, डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी बिंदुसार। जो
अशोक थे, तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। ये किस साम्राज्य से संबंधित थे? ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के द्वारा, अशोक के दादाजी थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ही हमारे पास जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो अशोक के दादा थे। और जो चाणक्य है, यहाँ पर हमारे पास चाणक्य के बारे में भी दिया गया है। तो चाणक्य हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और मंत्री थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो बिंदुसार है, तो बिंदुसार अशोक के पिता और दूसरे मौर्य सम्राट थे, जिसके कारण अशोक उनके उत्तराधिकारी बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई है। कब हुई है? 322 ईस्वी पूर्व। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। बृहदत्त कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो राजा आते हैं वो कौन थे? वो बिंदुसार थे। और उनके जो पुत्र थे वो कौन थे? वो सम्राट अशोक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ए. विक्रमदेव, बी. महामेघवाहन, सी. महिपाल द्वितीय, डी. नरसिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, नरसिम्हदेव प्रथम। जो नरसिम्हदेव प्रथम है, इन्होंने ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। और नरसिम्हदेव प्रथम लांगुला नरसिम्हदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? नरसिंह लांगुला देव के नाम से इनको जाना जाता है। और ये 13वीं शताब्दी के पूर्व में थे। और ये एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने भारत के ओडिशा में भव्य कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने करवाया है? तो ये हमारे पास नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया है। और ये जो हमारे पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो ये हमारे पास 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे पास ओडिशा में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है? ये ओडिशा में है। और ये किस सदी में बना है? ये 13वीं शताब्दी में बना है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश में चलाया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इराक, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इराक। अमेरिका के द्वारा जो हमारे पास डेजर्ट स्टॉर्म है, वो कब चलाया गया था? वह हमारे पास 1990 ईस्वी में चलाया गया था। और ये किसके ऊपर चलाया गया था? ये इराक के ऊपर चलाया गया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1990 में इराक के आक्रमण और कुवैत पर कब्जे के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हमेशा ही आपको संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 10, सी 7, डी 15। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी 15। जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसके जो टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं? वो 15 है, जिसमें से 5 वीटो पावर्स है और 10 हमारे पास अस्थाई सदस्य है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वीटो पावर वाले जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए है। तो कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड
स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो ये हमारे पास 5 वीटो पावर्स है। और जो 10 सदस्य हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर जो 10 सदस्य है वो हमारे पास अस्थाई सदस्य है, उनका जो कार्यकाल है वो डिसाइड किया गया है। और इसमें जो भारत है, तो भारत कितनी बार इसका सदस्य बन चुका है, तो भारत 8 बार अस्थाई सदस्य बन चुका है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है जिनको वीटो पावर मिली हुई है, तो वो मैंने आपको बता दी है, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके। उसके बाद जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं जिनमें भारत कितनी बार मेंबर बन चुका है, तो इसमें जो भारत है वो 8 बार मेंबर बन चुका है। और जो इसका जो कार्यकाल होता है, जो अस्थाई सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो उनका कार्यकाल हमारे पास 2 वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए महिपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, विशेष रूप से वज्रयान बौद्ध धर्म का। इसकी प्रमुखता नालंदा विश्वविद्यालय से प्रतिद्वंदिता थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और 5वीं शताब्दी के आसपास की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी के आसपास की थी। और किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास बिहार के नालंदा में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय को पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध शिक्षक थे वो कौन कौन से थे? धर्मपाल और शीलभद्र। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और कब किया था? 1193 ईस्वी में। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और कब किया था? 1193 ईस्वी में इसने नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी एक तुर्की आक्रमणकारी था जो बंगाल का शासक था। और बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जो हिंदू और बौद्ध धर्म के खिलाफ था। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला शहर में यह स्थित है। और मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर गरुड़ मूर्ति की स्थापना की गई है जो भगवान विष्णु का वाहन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, राजस्थान। जो हमारे पास कालीबंगन स्थल है, जो सिंधु घाटी का स्थल है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी।
मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदड़ो है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पर है, वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। और सबसे बड़ा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो भी हमारे पास मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी हमारे पास मोहनजोदड़ो में स्थित है। सबसे अधिक स्थल हमारे पास गुजरात में स्थित है। रोपड़ जो हमारे पास स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है और कालीबंगन हमारे पास राजस्थान में स्थित है। जबकि जो धौलावीरा है वो गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। लोथल रंगपुर गुजरात में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा जो स्थल है तो वो कहाँ पर है, वो हमारे पास धौलावीरा गुजरात में आता है, जो हमारे पास पाकिस्तान और भारत दोनों में है। लेकिन सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो हमारे पास राखी गढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। तो इसकी खोज कब की गई थी, उसकी खोज 1921 में की गई थी, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज हमारे पास 1922 में की गई थी। और किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो वो हमारे पास 3 राज्य है। तो वो कौन कौन से हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। कौन कौन से 3 जो स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो वो हमारे पास नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर किस तरफ को घूमती है, उत्तर से दक्षिण, बी पूरब से पश्चिम, डी दक्षिण से उत्तर, डी पश्चिम से पूरब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम से पूरब। जो हमारे पास पृथ्वी है ये हमारे पास पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, तो ये हमारे पास पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, तो ये हमारे पास पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और यही कारण है कि जो सूर्य है वो पूरब की ओर उदय होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है हुआ प्रतीत होता है। यह घूर्णन दिन और रात के दैनिक चक्र के लिए भी जिम्मेदार है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।